नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, निःशुल्क टेस्ट हम कर रहे हैं और आज हमारा 3 नंबर टेस्ट रहने वाला है, यानी कलाम पटवार माइनर टेस्ट 3 नंबर आज हमारा रहने वाला है। इससे पहले आपको 2 टेस्ट करवा दिए गए इसी YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। जैसे ही कलाम कोचिंग है हमारे ये टेस्ट कंप्लीट होते हैं, मैं बूस्टर उत्कर्ष इनके भी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ पटवार भर्ती परीक्षा 2025 की शानदार जानदार तैयारी के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन बड़ा ही शानदार। क्या है मोटिवेशन? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है। क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या फिर नगरीय संकुल कितने थे, यह हमें बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया पहला ही कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। तो कितने थे? क्या 6 शहर थे, क्या 4 शहर थे, क्या 3 शहर थे, या 5 शहर थे? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये 5 शहर कौन कौन से थे। तो चलिए इन 5 शहरों का मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला नाम देखिए, सबसे ज्यादा जयपुर। कौन सा? जयपुर शहर में। उसके बाद देखिए कौन सा शहर आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा। कौन सा शहर आ जाएगा? जोधपुर शहर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर कोटा शहर आ जाएगा। कौन सा? कोटा शहर। उसके बाद नंबर 4 पर आ जाएगा हमारा बीकानेर। कौन सा शहर? बीकानेर। और 5वां शहर कौन सा आ जाएगा? हमारा अजमेर। इन 5 शहरों की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख से अधिक थी। हमें क्या पूछे थे? शहर पूछे थे। तो ये हुआ हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले थे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सभी को पता ही होगा। जे अन्नू इसकी ट्रिक है। और आपसे पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम भी आपको पता होगा कि जैसलमेर बाढ़ में चुरा ले गया जोधपुर। इस प्रकार आपको ट्रिकें बता रखी है, जनसंख्या टॉपिक इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक, क्या कह रहा है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? और इसकी भी मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। देखिए क्या ट्रिक है कि सर्वाधिक शिशु यानी छोटे बच्चों की बात हो रही है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। तो जहां पर शिशु ज्यादा होंगे वहां पर अलग ही प्रकार की क्या आएगी? स्मेल आती है, बच्चे में अलग ही प्रकार की सुगंध आती है। आप सभी को पता होगा जहां पर छोटे बच्चे होंगे वहां पर अलग ही प्रकार की स्मेल आती है, या बांस कह दीजिए या कुछ ही कह दीजिए, आती है। चाहे सुगंध आए, कुछ भी आए। कुछ कहेंगे कि ना मार लटाबर में तो शोरम आवे क्योंकि मैं तो जॉनसन बेबी पाउडर लगाते हैं। तो हो सकता है आपके बच्चे में सुगंध आ रही है, यानी किसी में बांस आएगी, किसी में कुछ आएगी। तो कुछ ना कुछ स्मेल ही रही है ना। तो देखिए सर्वाधिक पूछे तो क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। बांस आ रही है यानी बांसवाड़ा सर्वाधिक पूछा, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा एकदम सही आंसर। अब आपको पूछ ले कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है, यह भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार याद रखोगे? हम जो छोटे बच्चे होते हैं यानी छोटे छोटे शिशु होते हैं उनको हम क्या देते हैं? खिलाने के लिए झुंझुनियां देते हैं ना, झुंझुनियां देते हैं, यानी झुंझुनू। और झुंझुनू यानी झुंझुनियां अगर बच्चे को नहीं
दिया तो वहां पर बच्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जिस बच्चे को झुंझुनिया नहीं दिया गया वहां पर बच्चे कम हो जाएंगे, यानी न्यूनतम लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात कहां पर है, झुंझुनू जिले में। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो यहां पर बांसवाड़ा जिले में आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण टॉपिक आपको करवा रखा है इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से, देख लीजिएगा क्लास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या पूछा गया कलाम कोचिंग के द्वारा। नंबर 3 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों, किन जिलों में सुबह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में, कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है, में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब दो होते हैं, एक तो होता है आरोही क्रम, क्या होता है, आरोही क्रम होता है, एक होता है अवरोही क्रम। अब इनमें अधिकतर अभ्यर्थियों को क्या होता है, कंफ्यूज होता है, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो देखिए आरोही कितने अक्षर हैं टोटल, हम बात करें 1 2 3, 3 है ना, 3। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा है ना तो उसमें तो क्या करेंगे, पहले ज्यादा वाला आएगा फिर कम वाला, इस प्रकार चलेंगे, यानी पहले ज्यादा आएगा। और जिसमें कम है उसमें क्या आएगा, पहले सबसे कम आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा वाला आएगा, फिर उससे ज्यादा वाला आएगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हो इसको। तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, आरोही क्रम पूछा गया है। आरोही क्रम बोले तो आरोही में 3 ही अक्षर है, यानी कम है, तो पहले सबसे कम आएगा, उसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा वाला आएगा, फिर उससे ज्यादा आएगा, फिर उससे ज्यादा आएगा, यानी बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो औसत वर्षा बतानी है। तो देखिए जोधपुर, उदयपुर, राजमंद, बाड़मेर, बूंदी, जयपुर। देखिए बूंदी में ज्यादा होती है, जयपुर में कम होती है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो चुका है। फिर देखिए बीकानेर, उसके बाद सीकर, उसके बाद टोंक हमें दे रखा है। यहां पर देखिए जयपुर पहले दे दिया क्योंकि चूरू में कम होती है, जयपुर में ज्यादा होती है, तो ये भी कट हो गया। ये देखिए 2 नंबर और 4 नंबर हमारे कट गए। अब बचा हमारा पहला और तीसरा। अब देखिए जोधपुर बिल्कुल सही देर का है, यहां पर कम है, लेकिन उदयपुर में राजमंद से ज्यादा होती है, तो उदयपुर क्या आएगा, बाद में आएगा, और राजमंद क्या आएगा, पहले। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा कट हो गया। तो बचा हमारा कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे कम बीकानेर में, उससे ज्यादा सीकर में, और उससे ज्यादा टोंक जिले में क्या होती है, वार्षिक वर्षा होती है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए, सबसे कम बीकानेर, उसके बाद सीकर, उसके बाद टोंक, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा गया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए। एक बार हम क्या बना लेते हैं, एक रफली मैप बना लेते हैं। एक रफली बनाए प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमने रफली बनाए, इस प्रकार बना लिया। ये अरावली हो गई, ठीक है ना, ये अरावली। तो देखिए अरावली है ये। अब चलिए हम बात करते हैं कोपेन के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से, देखिए यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा हमारा, और नंबर 3 ये रहा, और नंबर 4 ये बच गया। ये कौन सा है, ये 1 नंबर हो गया हमारा, कौन सा, BWHW। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, BSHW। ये कौन सा आता है, CWG। और नीचे कौन सा बच गया, AW हमारा बच गया। कोपेन के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश है, 4 जलवायु प्रदेश है। आपको संपूर्ण जियोग्राफी मैंने करवा रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो भी व्याख्या सहित, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैप के माध्यम से करवा रखी है। तो देखिए CWG जयपुर, तो देखिए यहां पर ये ना जयपुर, तो ये एकदम सही दे रखा है। फिर देखिए BWHW गंगानगर, ठीक है जी, BWHW गंगानगर का हिस्सा आ जाएगा, तो ये बात भी सही है। फिर देखिए BSHW चित्तौड़गढ़ तो यहां पर पड़ता है, तो यहां पर BSHW नहीं आएगा, CWG आएगा। फिर देखिए AW प्रतापगढ़, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है हमारा, 3 नंबर गलत दे रखा है, BSHW। कौन सा गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमें गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है। लूणी बेसिन नेहड़ क्षेत्र के नाम से गोडवाड़ प्रदेश में बहती है। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बात तो हमें एकदम सही दे रखी है। फिर देखिए, नागौर उच्च भूमि डोरा पर्वत, नागौर कह रहा है और इधर डोरा पर्वत जालोर वाला कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। शेखावाटी प्रदेश में जोहड़ है, गग्गर मैदान नाली के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर बी गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली के शिखर हैं। दक्षिण अरावली के हमें बताने हैं। तो देखिए, हम राजस्थान की बात करें, एक बार राजस्थान का मैप फिर से बनाते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों। रफली मैप बनाए मैंने, कोई यहां पर कोई ये तो बहुत गलत हो गया। एक बार रफली बना लेते हैं। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा रफली है, इस प्रकार हो गया। यहां पर से क्या है? अरावली। ये रही हमारी अरावली, लीजिए ये रही अरावली। अरावली को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी 3 भागों में बांटा गया है। और हमें यही पूछा गया है कि दक्षिणी अरावली के शिखर निम्न में से कौन कौन से हैं? दक्षिणी अरावली के शिखर निम्न में से कौन कौन से हैं? तो देखिए, नाग पहाड़ अजमेर में, ये तो मध्य अरावली का है। यानी जिस क्वेश्चन में डी दे रखा है, जिस ऑप्शन में डी दे रखा है, सबसे पहले तो उसको कट कीजिए। ये लीजिए डी, ये लीजिए डी, ये लीजिए डी। यानी कितना आसान क्वेश्चन हो गया। हमें एक ही पता था कि नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर में है। और अजमेर कहां पर है? हमारे राजस्थान के मध्य में, और अरावली मध्य में आती है, तो मध्य अरावली में आती है नाग पहाड़। तो ये गलत हो जाएगा। और डी हमने जहां जहां कट किया, तो केवल हमारा एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? सबका साथ सबका विकास। यानी सबका साथ सबका विकास, तो सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को साथ लेकर चलिए, और चैनल को कर लीजिए प्यारे साथियों सब्सक्राइब। पहली बार क्लास को देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर कहिएगा कि आपको ये सीरीज किस प्रकार लग रही है। तो देखिए, जनजातीय संस्कृति में हरी बावरी क्या है? जनजातीय संस्कृति में हरी बावरी क्या है, ये हमें बताना है। तो हरी बावरी देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां हैं क्या? नहीं गुरुजी, ये तो ऑप्शन नंबर ए सरासर गलत दिखाई दे रहा है हमें। फिर देखिए, सामूहिक कृषि का प्रकार। फिर देखिए, सामूहिक दुर्गा उपासना, नहीं ये भी नहीं है हरी बावरी। फिर देखिए, युवक साहस के कार्य द्वारा शादी के लिए युवती का चयन करता है, क्या ये हरी बावरी है? नहीं गुरुदेव, ये भी हमें गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीमान? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी सामूहिक कृषि का प्रकार क्या कहलाता है? जनजातीय क्षेत्रों में हरी बावरी कहलाता है। क्या कहलाता है? हरी बावरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विवाह की प्रथा हाथी वेंडो किस जनजाति में प्रचलित है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाथी वेंडो, तो देखिए ग्रासिया में है क्या? देखिए गैरासिया, सी आ गया, यानी सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती है। कहां पर निवास करती है? सिरोही जिले में निवास करती है। थोड़ी थोड़ी शराब पीते हैं यहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों शराब पीते हैं, थोड़ी थोड़ी। और कब पीते हैं? सुबह, यानी उदय होते ही पीते हैं, तो उदयपुर हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें सहरिया, सहरिया कहां पर निवास करती है? सहरिया बारा में निवास करती है। सर्वाधिक कहां पर है? सहरिया बारा में, सहरिया बारा में। मीणा कहां पर है? मीणा जयपुर में। भील कहां पर है? उदयपुर में। भील कहां पर? उदयपुर में। और डामोर, डामोर डैसे डूंगरपुर में निवास करती है सर्वाधिक। कहां पर है? डूंगरपुर में निवास करती है सर्वाधिक। ये तो वे यहां पर है स्थान विशेष की जानकारी। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि हाथी वेड़ो
किस जनजाति में प्रचलित है। और ये एक प्रकार की क्या है, विवाह की प्रथा है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी वेड़ों का संबंध किससे है, विवाह की प्रथा से, मृत्यु की प्रथा से, या फिर जन्म की प्रथा से, किससे है, ये विवाह की प्रथा से संबंधित है और भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन कथोड़ी जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः है। किशनगंज या शहबाद बारा में तो सहरिया जनजाति का है, तो ये तो नहीं आएगा। सिमलवाड़ा, सराड़ा, चौपानी ये भी नहीं आएगा। खेरवाड़ा, सिमलवाड़ा, अरनोद, प्रतापगढ़ वाला भी नहीं आएगा। तो कोटड़ा, झाड़ोल, सराड़ा ये आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको पता चल रहा होगा कि कितने शानदार लेवल के क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें क्या कहा गया है कि सूचियों का मिलान कीजिए, यानी हमें 2 सूची दे रखी है, हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है, यानी मिलन करवाना है। किनका मिलन करवाना है, हमें 2 जोड़ियां दी है, एग्जामिनर साहब ने जोड़ियां बनाकर भेजी लेकिन वो गलत बना दी और हमें कहा है कि आप सही बनाइए। तो चलिए इन जोड़ियों को सही बनाते हैं। एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ संरक्षित प्रमुख जीव दे रखे हैं, तो चलिए मिलान करते हैं हम इनका। तो देखिए ताल छापर में क्या है, ताल छापर में है काले हिरण। ताल छापर चूरू में क्या है, काले हिरण हैं। ताल छापर में क्या है, काले हिरण आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखिए रामगढ़ विषधारी कहां पर है, रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में है। और ताल छापर कहां पर है, चूरू में है। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में है। अब देखिए केवल आपको और कुछ नहीं आता, केवल आपको आता है कि ताल छापर चूरू काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो एक में क्या आया, 3 नंबर। मान लीजिए आपको और कुछ भी नहीं आता, तो देखते हैं ऑप्शन हमारे सेट होते हैं क्या नहीं होते। केवल आपको एक ही आता है, अब देखते हैं सेट होते हैं या नहीं होते। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। ये लीजिए पहले में 3, तो एग्जामिनर साहब ने देखिए आप सभी को कितना यहां पर बनाया है। देखिए 3 3 3, यानी इतना एग्जामिनर को ही पता है कि ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं और ये अधिकतर बच्चों को पता होगा। तो एग्जामिनर साहब ने केवल यहां पर ये नहीं दिया कि एक मिलान करने से आप आंसर बता दोगे। तो चलिए अब हम और का मिलान करते हैं। तो देखिए और का मिलान करें तो लीजिए ताल छापर तो क्या हो गया हमारा, काले हिरण हो गए। ताल छापर तो क्या हो गए, काले हिरण हो गए। रामगढ़ विषधारी, विष किसके पास होता है, विष सांप के पास होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सांप आ जाएगा। दर्रा, दर्रा में क्या है, गागरोनी तोते। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में गागरोनी तोते पाए जाते हैं। और कुंभलगढ़ में क्या पाए जाते हैं, भेड़िया। क्या पाए जाता है, भेड़िए पाए जाते हैं। यानी पहले में 3 आया, फिर 1 नंबर आया, फिर 4 नंबर आया, फिर हमारा कौन सा आया, फिर आया हमारा 4 के बाद आया 2 नंबर। ये लीजिए, यानी जिस ऑप्शन में हमें 3 1 4 2 दे रखा हो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन कोट को, इन ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक देखिए। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये श्रीमान हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, महासीर कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। कहां पर है ये महासीर कंजर्वेशन रिजर्व, बड़ी तालाब, उदयपुर में, नीम का थाना, सिक्कर में, केकड़ी, अजमेर में, चिंपा बड़ौद, बारा में। तो कहां पर है ये हो जाएगा हमारा बड़ी तालाब उदयपुर में। कहां पर है, बड़ी तालाब उदयपुर में। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की द लक्ष्मी महामिल्स तथा शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल क्रमशः कहां पर स्थित है। तो देखिए कहां कहां पर ये मिल स्थित है ये हमें बताना है। तो देखिए द महालक्ष्मी मिल्स तो कहां पर है, ब्यावर में। कहां पर है, ब्यावर में। और ब्यावर जिला दर्शन मैंने आपको करवाया था, तब आपको बताया था कि देखिए ब्याह यानी शादी, ब्याह यानी शादी। जब शादी होती है तो घर में क्या आती
है, लक्ष्मी आती है। तो दी महालक्ष्मी मिल्स कहां पर है? ब्यावर में है। कहां पर है? ब्यावर में स्थित है। और सादुल टेक्सटाइल्स मिल कहां पर है? तो ये हो जाएगी हमारी श्री गंगानगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लीजिए आपकी स्क्रीन पर कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। हमें दो कथन दे रखे हैं, इन पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। इस नदी का उद्गम थानागाजी की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? थानागाजी की पहाड़ियों से होता है इसे नदी का उद्गम। ऐसी कोई नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है? थानागाजी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी को लसवारी या वराहे के उपनाम से भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी नदी है, यह हमें बताना है। तो थानागाजी की पहाड़ियां, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रूपा रेल। पहला नाम देखिए रूपा, क्या नाम आ रहा है? रूपा। और जहां रूपा आई है वहां थाना आया ही आया है। फिल्म आपने देखी होगी रूपा वाली, देखी है ना प्यारे साथियों? रूपा वाली फिल्म तो सभी ने देखी होगी। थाने का चक्कर तो चलता ही है। तो थाना गाजी पहाड़ियों से रूपा रेल नदी और अलवर की ये प्रमुख नदी है। अलवर की प्रमुख नदी है। अलवर की प्रमुख नदी है। लवर रूपा फिर थाना, यानी लवर रूपा थाना, यहां पर चक्कर काटते रहेगा। और यहां पर देखिए लसवारी और वराय उपनाम से भी इसे जाना जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर देखिए साबी, साबी यानी सब, सब के सब क्या बनना चाहते हैं? सब के सब वर बनना चाहते हैं। सरकारी नौकरी लगकर वर बनना चाहते हैं, यानी सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सेवर यानी साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। रूपनगढ़, गढ़ तो कहां पर है? अजमेर में। देखिए यहां पर तो थी रूपा, यहां पर है रूप, और वो भी गढ़ के कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है स्थित है। तो रूपनगढ़ यहां पर नदी अजमेर की हो जाएगी। रूपा रेल कहां की हो जाएगी? अलवर थानागाजी पहाड़ियों से उद्गम होता है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। और कांकन्य नदी, कांकन्य नदी कहां पर है? जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है ना प्यारे साथियों। इसी की और हम बात करें बाण गंगा नदी की, तो बाण कैसे चलाई थी? बाण बैठे बैठे चलाई थी। बाण कैसे चलाई थी? बैठे बैठे चलाई थी, यानी बेराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कहां से होता है? बेराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और हम बात करें किसकी, और कौन सी नदी रह गई? और नदी तो बहुत है। जैसे यहां पर हम बात करें घग्गर नदी की बात करें, किसकी बात करें? घग्गर नदी की बात करें तो घर घर में क्या बने हुए हैं? शिवलिंग की स्थापना की गई, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। लूणी नदी, लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ से होता है। कहां से होता है? लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। माही नदी का उद्गम पूछे तो माही, माही किसे कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं ना। और क्या फिल्म में आपने क्या देखा था? मोरा माही मार रहा है, मोरा माही चौके छक्के मार रहा है, यानी अममोरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। अममोरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। एक बच गई हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी बच गई। चंबल यानी इससे हम याद करेंगे चंपल से। चंपल हम कहां पर पहनते हैं? पांव में पहनते हैं। और पांव यानी जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। एक बच गई हमारी बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी बच गई। बेड़च, बेड, बेड को किससे चिपकाया था? गोंद से चिपकाया था, क्योंकि बेड टूट गया था, यानी गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार आपको संपूर्ण जियोग्राफी करवा रखी है, जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है संपूर्ण जियोग्राफी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। अब देखिए नदी दे रखी है और उस हमें सहायक नदी दे रखी है। हमें बताना है कि कौन सा सुमलित नहीं है, कौन सा सुमलित नहीं है। सोम, माही, जाखम है। सोम, माही, जाखम, ये तो माही नदी का है। मिसवा गलत है। माही चाप है, ठीक है।
गंभीर की पार्वती है, साबरमती की हतमती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सुमलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुमलित नहीं है। और प्यारे विद्यार्थियों, लूनी नदी की तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की साग होई सरस्वती, बता रखी है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है? मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, क्या यह बात सही है? जी श्रीमान, एकदम सही है। फिर देखिए बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, साउंतरी माता रोपवे सिरोही में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, गलत दे रखा है। सुंदा माता रोपवे ये तो पहला रोपवे था जालोर में, बिल्कुल सही है। यहीं पर क्या है? भालू अभ्यारण्य। क्या है? भालू अभ्यारण्य भी यहीं पर बनाया गया है, भालू अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, पहले 2 नंबर टेस्ट सीरीज में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अर्थुर्णा पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? ये हमें बताना है। तो कौन से सर्किट के अंतर्गत आता है? ये वागड़ सर्किट के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य बताना है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। क्या ये टैगलाइन है क्या? जी श्रीमान, एकदम सही बात है, ये टैगलाइन है। राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश धरती दोरारीर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। फिर देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी क्या? नहीं श्रीमान, 1956 में होती है मेरे हिसाब से। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कब होती है राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना। तो यहां पर यह गलत दे रखा है। राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन में टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया है, यह बात भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा दे रखा है? हमें 3 नंबर गलत है दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं है? बाजरे में प्रथम स्थान है क्या? जी श्रीमान है। ग्वार में भी प्रथम स्थान है, सरसों में भी प्रथम स्थान है, लेकिन जवार में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही सुगंधा माही धवल, माही सुगंधा माही धवल किस में किसकी है? यह हमें बताना है। तो माही सुगंधा माही धवल किसकी किस में है? तो बता दीजिए। माही सुगंधा तो चावल की है, माही सुगंधा तो चावल की है, माही धवल तो मक्का की है, माही धवल तो मक्का की है। क्रम से बताना है, यानी पहले चावल आएगा फिर मक्का आएगा, पहले चावल आएगा फिर मक्का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश, कितने कृषि जलवायु प्रदेश हमारे? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश में हमें बताना है कि अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा कृषि जलवायु प्रदेश है जो इस नाम से जाना जाता है? अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ए को जाना जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़े की बात करें तो थर्ड सी सबसे बड़ा है। थर्ड सी, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, और कौन सा आता है? बीकानेर, जैसलमेर, और कौन सा आता है? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर आता है ना। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जिले आते हैं। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असुमलित युगम हमें बताना है। सबसे पहला देखिए, रीट एग्जाम में पूछा गया था। पहला तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है। क्या यह बात सही दे रखी है? जी श्रीमान, एकदम बात सही है ये तो। फिर देखिए, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, बिल्कुल सही है जी। सुकर प्रजनन फार्म बस्सी जयपुर में स्थित है। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां पर? अजमेर में है क्या? नहीं, ये गलत दे रखा है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22,
क्या है क्वेश्चन नंबर 22, जैसलमेरी, कच्छी व अलवरी आदि किस पशु की नस्लें हैं? जैसलमेरी, कच्छी, अलवरी ये तो ऊंट की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? राजस्थान 20वीं पशु जनगणना 2020 पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या की कमी दर्ज की गई है। कितनी कमी दर्ज की गई है? तो 1.61% कमी दर्ज की गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 लीजिए श्रीमान, हमें क्या करना है? असंगत युग्म का चयन करना है। क्या करना है? असंगत युग्म का चयन करना है। बिरला व्हाइट सीमेंट, गोटन नागौर, गलत, पहला ही गलत हो जाएगा। एसीसी सीमेंट लिमिटेड लाखेरी बूंदी, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, राजश्री सीमेंट खारिया मीरपुर नागौर सही है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरला व्हाइट सीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर स्थित है? तो कहां पर है ये? सीतापुरा जयपुर में स्थित है। कहां पर है? सीतापुरा जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? भीम ने क्या मांगा था? कुछ न कुछ मांगा ही था ना। तो भीमलत जलप्रपात कहां पर है? मांगली नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों में से खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं। खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी कौन कौन सी है, ये हमें बताना है। खंबात की खाड़ी में तो देखिए माही नदी खंबात की खाड़ी में गिराती है। लूणी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिराती है। तो लूणी 2 नंबर कट कीजिए, पहले तो 2 नंबर कट कीजिए, 2 नंबर कट कीजिए, इसमें 3 और 4 है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी बनास साबरमती, साबरमती यानी 4 नंबर वाला आएगा, 4 नंबर वाला आएगा और 1 नंबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार ऑप्शन कट करके देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब कुछ के मन में है कि सर इसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा क्यों हैं? तो पहले और दूसरे में हमारे हिस्ट्री और कला संस्कृति के ज्यादा थे। जिस प्रकार ये टेस्ट सीरीज चल रही है उसी प्रकार मैं आपको करवा रहा हूं। राजस्थान के संदर्भ में हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो देखिए क्या है? राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, ठीक है जी। 5920 किलोमीटर, 1070 अंतरराष्ट्रीय हो गई और बच गई वो हमारी कितनी? 4000 कितनी? 800, 4800 कितनी होगी? 50 क्या? ये हो गई हमारी कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा होगी। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 5000, गलत है, ये गलत है। तो टोटल हमें नहीं, अंतरराज्यीय पूछा। अंतरराज्यीय सीमा कितनी होती? 4850 होती। तो पहला गलत हो गया। फिर देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है। अब कुछ इसको गलत कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको याद है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर वर्ग मील में दे रखा है। तो ये बात एकदम सही है, 1,32,139 वर्ग मील है। उसके बाद देखिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई का अंतर 47 किलोमीटर है। क्या सही दे रखा है? ये क्या सही दे रखा है? क्या नहीं, गलत दे रखा है। फिर देखिए आकृति अनियमित 7 भुजाओं वाली नहीं, गलत, ये भी गलत है। बस बचा कौन सा हमारा सही? ऑप्शन नंबर 2 बचा है, ये हमें सही दे रखा है। तो हमें पूछा क्या गया था? सत्य कथन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बताइए। शुरू से लेकर अंतिम बिंदु बताना है हमें। रेड क्लिफ कितनी है? 1070 किलोमीटर। गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद कौन सा? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद बाड़मेर। तो देखिए कोणागांव गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक, क्या ये आएगा हमारा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोणागांव नहीं, कौन सा है? हिंदू मलकोट है। कौन सा है? हिंदू मलकोट यहां पर आएगा। तो हिंदू मलकोट आ गया। तो यहां पर ये गलत दे दिया। क्या दे दिया? यहां पर कुशलगढ़ दे दिया। कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा के साथ लगती नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए
हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर और बाखासर बाड़मेर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें क्या बताना है? राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। कर दीजिए। देखिए, हमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताना है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ है, ये तो सही दे रखा है। ये तो क्या दे रखा है? हमें सही दे रखा है। 23 डिग्री 30 मिनट। ओहो, गलत हो जाता ना। देखिए, एक जीरो कितनी बड़ी गलती हमें करवा देता। 23 डिग्री 3 मिनट है तो ये तो हो गया गलत। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट है। और देखिए, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये सही दे रखा है। ये सही दे रखा है, ये गलत दे दिया। फिर देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ है तो 30 डिग्री 12 मिनट साउथ दे दिया तो गलत हो गया, क्योंकि नॉर्थ ही आएगा। और यहां पर ये दे दिया तो गलत हो गया। उसके बाद 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये सही है। 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनजाति जनसंख्या रखते हैं, ऐसे कौन कौन से जिले हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए, उदयपुर, डूंगरपुर है जी, डूंगरपुर में निवास करती है। बांसवाड़ा में भी करती है। यानी 2-4 तो 100% आएंगे, और चाहे आए चाहे ना आए। तो देखिए, 2-4 देख लेते हैं। 2-4 वाले कौन कौन से हैं? इसमें 2 है तो 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें केवल 4 देर का है, 2 नहीं देर का। इसमें 2 देर का है लेकिन 4 नहीं देर का, तो बचा केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर देखिए, जेत सागर और कायलाना झील कहां पर है? जेत सागर कहां पर है और कायलाना कहां पर है? तो कायलाना जोधपुर में हो जाएगी, जेत सागर बूंदी में हो जाएगी। तो बूंदी और जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, नई रिपोर्ट, वन रिपोर्ट आपको मैंने करवा रखी है इसी चैनल पर, देख लीजिएगा। राजस्थान के कुल वनावरण का कितना अंश अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र है? अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र का है, ये हमें बताना है। तो वो है 2.83%। यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन करते चलेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का जिला जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम भूभाग पर वन क्षेत्र रखता है, ऐसा कौन सा जिला है? तो देख लीजिए ऐसा कौन सा जिला हो जाएगा। तो चूरू है, नागौर भी है, जोधपुर भी है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीजिए श्रीमान, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से राजस्थान की धौलपुर करौली बाघ परियोजना में शामिल क्षेत्र है। धौलपुर करौली कौन सी है ये बाघ परियोजना? तो ये हो जाएगी हमारी छठी बाघ परियोजना। कौन सी? छठी बाघ परियोजना हो जाएगी। और हमें बताना है इसमें कौन कौन सी क्षेत्र सम्मिलित है। तो सबसे पहले क्या है? कोदिन्ना रक्षित वन खंड, केला देवी वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि 2 नंबर आएगा। केला देवी करौली है तो ये तो आएगा ही आएगा। तो केला देवी वाला आ गया है, 2 आएगा। तो इसमें नहीं है 2, और इसमें है 2, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, ये भी आएगा। तो राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, इसमें 3 नंबर है, इसमें 3 नंबर नहीं है, तो ये भी कट गया। और देखिए सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी 4 नंबर जिसमें वो भी कट जाएगा, तो ये भी कट गया। तो बचा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में जल गिराने वाली जलधाराएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? मेथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती। ये है ना, मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती, मेंथा।
रूपनगढ़, खारी, खंडेल यानी सभी आ गई। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल तुर्तमती सांबर झील में अपना जल उड़ेलती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जनजाति से पूछा गया, हमें क्या करना है, असुमलित का चयन करना है। सहेलोत सहरिया का, सहेलोत सहरिया का मुंह क्या होता है क्या, तो जी श्रीमान ये तो एकदम गलत दे दिया। सहेलोत सहरिया का नहीं, गरासिया का होता है। और देखिए गमेती, भील, पटेल, मीणा, मुखी, डामोर ये सही दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए गलत दे रखा है, यानी असुमलित कौन सा है, सहेलोत सहरिया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल को हमें छांटना है, बेमेल को हमें छांटना है। अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना था, अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना, बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बना, बिल्कुल सही है। करौली 19 जुलाई 1999 को बना, गलत दे रखा है। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना, बिल्कुल सही है। अब प्यारे साथियों एक प्यारा सा कमेंट करिए ना कि करौली जिले की स्थापना कब हुई, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको किस लेवल तक और समझाया जाए। क्या इस लेवल के भी क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते। करौली वाला आसान ही है, कब हुई इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए। तो ये कमेंट करके बताइए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपका आईक्यू लेवल अब तक आपकी तैयारी किस लेवल की है, ताकि मैं उस तरीके से आपको करवा सकूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। सीधा चमकता है तो बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है तो बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ती है। उस दिन सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहां पर है देखने को मिलता है, तो गंगानगर में सर्वाधिक तिरछापन और सीधापन पूछे तो बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें नीचे कथन दे रखे हैं, उन पर हमें करना है विचार, तो कीजिए प्यारे साथियों विचार। 1 नंबर ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही है। पहला कौन सा है, यूपी है, पहला कौन सा है, यूपी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश देश का शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादक राज्य में शीर्ष स्थान पर है। देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 50% से भी अधिक है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हालांकि ऊन उत्पादन में पहला स्थान जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि 50% से अधिक हो जाए। यानी 1 नंबर और 2 नंबर तो सही है और बाकी गलत है, तो यानी 3 नंबर जिसमें है वो कट कीजिए। पहले तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बचा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला, क्या राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तो कौन सा बन गया है, गुजरात बन चुका है सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला पहला राज्य। ऑप्शन नंबर बी। करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी गोवा में आयोजित 55वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत दिए गए पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या पता चला कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो पणजी गोवा में किया गया। कहां पर किया गया, पणजी गोवा में किया गया प्यारे साथियों, कहां पर है, पणजी गोवा में किया गया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं, हमें बताना है पुरस्कार के युग्म में कौन सा गलत दे रखा है, कौन सा युग्म असंगत है, ये हमें बताना है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज लैंपेन को मिला, बिल्कुल सही है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मेसी को, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर टॉक्सिक, बिल्कुल सही है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अल्लू अर्जुन को नहीं मिला प्यारे विद्यार्थियों। और ये मैंने आपको जब क्रोनोलॉजी के माध्यम से करंट अफेयर्स करवाया था, क्रोनोलॉजी भी हम पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी के माध्यम से करंट अफेयर करवाया था, तब मैंने आपको बड़े ही शानदार तरीके से बताया था। तो अब करिए यहां पर कमेंट, देखता हूं आपको कितना का याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नवंबर को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नलसा का NALSA यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह हमको बताना है।
तो किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस वी आर गवई को, जस्टिस वी आर गवई को किया गया है। बिल्कुल सही है। और संजीव खन्ना तो न्यायमूर्ति है, तो ये तो नहीं होंगे, संजय मूर्ति भी नहीं होंगे, अजय कुमार अरोड़ा भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से प्रारंभ किया गया? यानी पहला, क्या बताना है? देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया ये हमको बताना है श्रीमान। तो कहां से लॉन्च किया गया? लेह लद्दाख से। कहां से? लेह लद्दाख से। और अधिकतर बच्चे इसे ये करके आएंगे श्रीहरिकोटा। तो किया कहां से गया है? लेह लद्दाख से। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से प्रारंभ किया गया? लेह लद्दाख से किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, विनवेक्स 2024 किन दो देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास है? कौन सा? विनवेक्स। कौन सा? विनवेक्स हमें बताना है। तो विनवेक्स की बात करें तो भारत और वियतनाम, वियतनाम, वी से वियतनाम, ठीक है, भारत और वियतनाम के मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2024 हेतु किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? ये चुना गया था हरमनप्रीत सिंह को। किसे? हरमनप्रीत सिंह को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा देश के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां पर किया है? देश का क्या है? पहला, क्या है? पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो ये कहां पर किया गया ये हमें बताना है श्रीमान। तो कहां पर किया गया? मोहाली पंजाब में। कहां पर है? मोहाली पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, पीएम प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 49 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो लीजिए, हमें इस प्रकार बताना है, कथन निष्कर्ष के आधार पर हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पहले हमें नहीं पता, सत्य बताना है, असत्य बताना है। चलिए हम देखते हैं क्या बताना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन पर विचार करते हैं। 25 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 से कृषि एवं क्या है? कृषि एवं लीजिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक खेती, किस प्रकार की खेती? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। ये बात तो सही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में ये बात सही होगी, यानी कथन नंबर 1 हमारा सही है। इसको अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूह में लागू किया जाएगा। ये बात भी सही है। इसके तहत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य किया गया है। ये बात भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों बात सही है। अब देखते हैं गलत पूछा है या असत्य पूछा है। तो हमें पूछा है सत्य कथन बताइए। तो सत्य कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जी, यहां से स्टार्ट होती है हमारी रीजनिंग हम बाद में करते हैं, तो ये हम नहीं करेंगे रीजनिंग पर साथियों। तो देखिए 50 से लेकर कितने मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे? 50 से लेकर स्टार्ट हुए हैं, यानी 50 से लेकर 45 और जोड़ दीजिए, यानी कितने हो गए? 45 क्वेश्चन आएंगे, यानी हो गए 95। तो 96 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जहां से अब राजस्थान के किसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे देखते हैं चलकर 96 पर। मैथ रीजनिंग करने लगे तो क्लास 2 घंटा की हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इस प्रकार आपको समझाने होंगे क्वेश्चन कि असंगत कौन सा है, संगत कौन सा है, इस प्रकार आपको समझाने भी होंगे, तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन पर हम चल पड़ते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन 96 है। और तब तक हम एक मोटिवेशन सुन लेते हैं, प्यारा सा मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या है कि काम करो ऐसा कि
पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो इस कदर की निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। लीजिए श्रीमान आपकी स्क्रीन पर 96 क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाली उपलब्धियों और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के अनुसार राज्य मिलकर प्रदान करेंगे? कौन से अनुच्छेद में ये कर रखा है? ये कल आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी राज्यपाल की, और राज्यपाल आपको कंप्लीट करवा दिया 2 क्लासों में। संपूर्ण नोट्स है, थ्योरी नोट्स में आपको करवा रहा हूं, ऐसे ही नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, नहीं, संपूर्ण थ्योरी आरपीएससी के लेवल की करवा रहा हूं। आरपीएससी बोले तो स्टैंडर्ड पॉलिटी। जी हां प्यारे साथियों, राजा का नाक योगा से साफ, राजा का नाक योगा से साफ हमने देखा था, राजा का नाक योगा से साफ हमने देखा था। अब देखिए राज्यपाल, कार्यपालिक शक्तियां, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्तें और शपथ है, इस प्रकार हमने पढ़ी थे। यानी यहां पर आएगा, क्या आएगा? सेप से आएगा हमारी शर्तें। शर्तें में हमें बताने हैं उपलब्धियां और भत्ते, उपलब्धियां और भत्ते हमें बताने हैं। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 158(3) का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया है। निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे क्या? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो पहले राज्यपाल थे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। दरबारा सिंह प्रथम ऐसे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। परबाराव एकमात्र ऐसी महिला राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। 4 ऐसे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। कौन थे? निर्मल, दरबार, शैलेंद्र, परबा। यानी निर्मल चंद्र जैन थे, दरबारा सिंह थे, और कौन कौन थे? शैलेंद्र कुमार थे और परबाराव थी। अब बच गए हमारा वसंतराव पाटिल। वसंतराव पाटिल। तो हमें क्या पूछा? न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 लीजिए। अनुच्छेद 192 क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 192 में 192 में हमें पढ़ा था कि राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल करेगा जो एमएलए होते हैं उन्हें अयोग्य घोषित करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और 191 में हमने क्या पढ़ा था? 191 में हमें पढ़ा था कि विधानसभा अध्यक्ष क्या करेगा? अयोग्य घोषित करेगा। किसकी सलाह पर राज्यपाल अयोग्य घोषित करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या करेगा? अयोग्य घोषित करेगा। किसे? एमएलए को। किस आधार पर करेगा? भ्रष्टाचार के आधार पर करेगा। और विधानसभा अध्यक्ष किस आधार पर करेगा? दल बदल के आधार पर करेगा। यह संपूर्ण व्याख्या आपको मैंने कल बताई थी। तो 192 के तहत राज्यपाल किसकी राय से? यह आ जाएगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्यता का निर्धारण करता है भ्रष्टाचार के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष भी कौन रहे हैं यह हमें बताना है। प्रतिभा पाटिल? प्रतिभा पाटिल नहीं प्यारे साथियों, प्रतिभा पाटिल तो राष्ट्रपति बनी थी। हुकुम सिंह, कल्याण सिंह, बलीराम भगत है तो बलीराम भगत क्या हो जाएंगे? जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? बलीराम भगत रहे थे। और आरपीएससी के सदस्य कौन रहे थे? ये और बताइए कमेंट करके। कल ही बताया मैंने आपको, तो याद होना चाहिए ना कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जो क्या रहे हैं? आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। अब देखिए, इनमें एक से ज्यादा है। कौन से में? क्वेश्चन में 99 नंबर क्वेश्चन में एक से ज्यादा है प्यारे साथियों, ध्यान देना। यहां पर 4 नंबर तो आ जाएगा। बलीराम भगत तो है ही, तो बलीराम भगत है, ये प्रतिभा पाटिल नहीं है। न कल्याण सिंह थे, हुकुम सिंह भी थे, हुकुम सिंह भी थे प्यारे साथियों। तो 2 नंबर और 4 नंबर आएगा। तो यहां पर केवल एक नहीं करना, तो 2 और 4 करने हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 2 और 4, 2 और 4 हमें दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 लीजिए, सत्य और असत्य कथन बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बताना है? सत्य और असत्य कथन बताना है। तो सत्य देखिए, राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में पर विलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्युदंड के मामलों में
पर विलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है। पर विलंबन की शक्ति तो प्राप्त है राज्यपाल को, लेकिन मृत्युदंड के मामले में नहीं है। ध्यान यहां पर दीजिए प्यारे साथियों, मृत्युदंड के मामले में नहीं है। प्रलिंबन की शक्ति तो प्राप्त है लेकिन मृत्युदंड के मामले में नहीं है, यह गलत हो जाएगा। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है, यह बात भी एकदम सही कह रखी है। तो सत्य कथन कौन सा है? केवल 2 सत्य है, केवल 2 सत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित कर सकता है। कौन विघटित कर सकता है? कल ही आपको बताया था, विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। बताया था ना, किसकी सलाह पर करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। सत्र को बुलाता कौन है? सत्र को बुलाता राज्यपाल है। आर्टिकल 174 पढ़ा था, सत्र को बुलाता राज्यपाल है। सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। सत्र को समाप्त कौन करेगा? सत्र को समाप्त कौन करेगा? सत्र को समाप्त करेगा राज्यपाल, लेकिन स्थगित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है मेरे प्यारे साथियों? राज्यपाल को है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन हमें बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन हमें बताना है। 4 कथन दे रखे हैं, क्या आगे दे रखे हैं? क्या कूट भी देख लेते हैं, दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे। लीजिए, इनमें से हमें असत्य बताने, ये 4 रहे आपके सामने, असत्य बता दीजिए। प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या 140 थी। गलत है क्या प्यारे साथियों? नहीं, सही है, सही है। प्रथम विधानसभा में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए। कितनी गहराई से दिया गया क्वेश्चन, सही है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य कमला बेनीवाल थी। गलत है, मंत्री थी कमला बेनीवाल। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत थे। बिल्कुल सही। विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल थे और विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। असत्य कथन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवाया है, कल ही करवाया। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों का अनुमोदन करने का प्रस्ताव अनुमति दी जाती है? तो क्या आएगा इसका आंसर? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 1/5 भाग, 1/5 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। कौन है ऐसे? अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, यानी तीनों के तीनों रहे हैं। तो कौन है वो? पूनम चंद बिश्नोई हैं। पूनम चंद, क्या हुआ जी? गोल हो गया ये। तो ये पूनम चंद बिश्नोई आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हमें सही कूट का चयन करना है। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं। गलत, पहला ही गलत। प्रत्येक वित्तीय समिति में 15 सदस्य होते हैं। ठीक है जी। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है जी। समितियों अपना प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है जी। बी, सी, डी सही है और ए गलत। अब देख लीजिए, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है। सही कूट का चयन करना है तो बी, सी, डी आ जाएगा। बी, सी, डी हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है करने की शक्ति किसमें नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद, राष्ट्रपति, विधानमंडल या राज्यपाल। तो कौन करेगा? ये करेगा कौन? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है हाईकोर्ट के? ये उच्च न्यायालय की नहीं, उच्च न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में जयपुर पीठ कब पुनः शुरू की गई थी? कब पुनः शुरू की गई थी ये हमें बताना है। अंतिम दिन की गई थी, जनवरी का अंतिम दिन था। साथ साथ मिलकर काम किया था, यानी 1977 31 जनवरी। याद रखना, जयपुर पीठ पुनः कब शुरू की गई थी? सभी को साथ साथ किया और जनवरी का अंतिम दिन था तब जाकर साथ साथ आए, यानी 31 जनवरी 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिलेख न्यायालय बताना है 215 हो जाएगा, वो भी उच्च न्यायालय बताना है, उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय 215 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंडनायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? जिला कलेक्टर की शक्तियां नहीं है विदेशियों के पार पत्र की जांच करना, विदेशियों के पार पत्र की जांच करना, ठीक है। जाति निवास अन्य प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है। जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्षता करना, नहीं, ये नहीं है। शस्त्रालयों का पर नियंत्रण करना, लाइसेंस जारी करना, ये भी है, ठीक है जी। तो 3 नंबर आएगा इसका राइट आंसर जो इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन 73 और 74 अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन हुए थे? किस किस में परिवर्तन हुआ था ये हमें बताना है श्रीमान। तो देखिए यहां पर किस किस में परिवर्तन हुआ। सहकार सरकार की पारदर्शिता में, सरकार के उत्तरदायित्व में, महिला सशक्तिकरण में, जनतंत्र की मजबूती, ए बी सी डी सभी आ जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर, जिला कलेक्टर के संदर्भ में हमें कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणी का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। बात एकदम सत्य है। जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य जिला कलेक्टर करता है, यानी दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। दोनों कथन सत्य बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोटिवेशन के साथ करते हैं, और मोटिवेशन क्या है? मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जी हां प्यारे साथियों, कोशिश ही ना करें ना, ये सबसे बड़ी गलती है, ये गलत बात होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 112, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 से पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बात तो मुझे तो लग रहा है असत्य, मुझे तो असत्य लग रही है। 112 नंबर क्वेश्चन असत्य लग रही है। उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, एक बार देखिए, राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन कर सकती है। राज्य विधान विधि द्वारा, ठीक है, राज्य विधानसभा क्या करेगी? विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार और अपवर्जन कर सकती है। यह भी गलत है, ये गलत है, ये सत्य है। एक सत्य है, दो गलत है, एक सत्य है, दो गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए स्टार क्वेश्चन नंबर 112 को, क्वेश्चन नंबर 112 को। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 हमें दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में क्या बताना, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। 16वीं विधानसभा आम चुनाव 2023 में कुल 183 महिला प्रत्याशी थी, जो अब तक हुई विधानसभा में सर्वाधिक थी। गलत। इस चुनाव पार्टी में भारत आदिवासी पार्टी ने 2.36% वोट शेयर प्राप्त कर साथ ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। गलत। दूसरी सबसे बड़ी कैसे होगी? तो यह भी गलत हो गया। तो सत्य कथन कौन से हैं? सत्य कथन कौन से ही नहीं है, दोनों असत्य हो गए। तो न तो 1 नंबर सही है और न ही 2 नंबर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अथवा अन्य अधिकारों का उल्लंघन होने की दशा में किस अनुच्छेद के तहत रिट 226 के तहत जारी की जाती है? किसके तहत? 215 में अभिलेख न्यायालय, 226 में रिट जारी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्माण के अंग हैं, नीति निर्माण के अंग हमें बताने। दबाव समय विधानमंडल प्रशासनीय इकाइयां, तो कौन कौन से नीति निर्माण के अंग हैं? तो ये दबाव विधानमंडल प्रशासनीय सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से लोक नीति के प्रमुख लक्षण शामिल नहीं है, लोक नीति के प्रमुख लक्षणों में शामिल नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए, यह लक्ष्योन्मुखी होती है, बिल्कुल सही है। यह सरकार के सामूहिक गतिविधियों का परिणाम है, बिल्कुल सही है। इसमें वैधानिक शक्ति निहित होती है, ठीक है। यह सदैव, गलत हो गया ना, सदैव सकारात्मक होती है, गलत हो गया। 4 नंबर यहां पर क्या है, लक्षणों में शामिल नहीं है। फिर देखिए, राज्यपाल को प्राप्त विटो है, आपको बताया था अनुच्छेद 200 में 2 प्रकार की विटो दे रखे, एक तो निलंबनकारी विटो है और एक अंत्यात्विक विटो है। 2 ही विटो है, यानी अंत्यात्विक विटो, निलंबनकारी विटो, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2। जेबी विटो राष्ट्रपति के पास होती है, किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी लकोक्ति नहीं है। लकोक्ति नहीं है, अंधे के हाथ बटेर, खगी जाने खग की भाषा, गिरगिट की तरह रंग बदलना, आपत्ति, काले, मर्यादा, नाश जी। इसमें पूर्ण वाक्य सा कौन सा लग रहा है, गिरगिट की तरह बदलना, तो ये मुहावरा लकोक्ति नहीं है, ये लकोक्ति नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक मुहावरा। ये क्या हो जाएगा, एक मुहावरा हो जाएगा, न कि लकोक्ति। गिरगिट की तरह रंग बदलना, देखिए, अंधे के हाथ बटेर लकोक्ति, खग ही जाने खग की भाषा, आपत्ति, काले, मर्यादा, नासित, ये सभी लकोक्ति है। तुम डाल डाल हम पात पात, बड़ा ही शानदार लाइन है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू डाल डाल तो मैं पात पात, लकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है श्रीमान, बता दीजिए। 7 साल चलना क्या नहीं, एक का दूसरे से अधिक चालाक होना, कि हाँ तू डाल डाल है ना तो मैं पात पात हूं, तू थोड़ी इतो ही चलाक है ना, मामूली सी चल, चिटली आंगली जितनो चलाक है तो मैं बडोड़ी आंगली इतनो चलाक हूं। आ बात है, सीधी बात, नो बकवास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लकोक्ति का अर्थ गलत है, ये हमें बताना है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यानी 8 कुणेर 9 चूल्हा, 8 कुणा और 9 चूल्हा, यानी फूट पड़ गई जदी तो 9 चूल्हा हो गया, यानी ये बात सही है। 3 कनौजिए 13 चूल्हे, वाह जी वाह, 3 कनौजिया और 13 चूल्हा, व्यर्थ की नुक्ता चीनी करना, ये बात भी सही है। घाघर में सागर भरना, ये क्लास आपकी घाघर में सागर वाली है, यानी थोड़े में बहुत कुछ कर रही है ये क्लास, ये भी सही है। दूध का दूध और पानी का पानी, सही सही, न्याय नहीं करना, ले न्याय नहीं हो रहा है, और दूध को दूध और पानी को पानी कर दियो, न्याय नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो गया ना। सही सही न्याय करना, ये बात होती तो यहां पर 4 नंबर गलत हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कब, 11 मई को। दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा, 11 मई को हो जाएगा, क्योंकि उस दिन है आपका एग्जाम। किसने किसने तैयारी की है पता चल जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो कठिन काम संपन्न करना। जी हाँ भी, कठिन काम संपन्न करना है, बिल्ली का गले में घंटी बांधना यानी कठिन काम संपन्न करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब कुछ साथी सोचेंगे, कुछ बहनें, कुछ भाई सोचेंगे कि मैं तो मार ले बिल्लियां का घंटी जल्दी बांध दिया, कठिन काम को करोगे, तो वो तो है थारो पालेड़ो। अरे बिना पालेड़ी बिल्ली का गले में बांध के दिखाओ जान, कठिन काम संपन्न होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसगरिक के विलोम शब्द है, विलोम शब्द बताना है। नेसगरिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम होगा, प्राकृतिक होगा, सरंगिक होगा, पारसरंगिक होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा कृत्रिम हो जाएगा, नेसगरिक का कृत्रिम, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए असंगत युगम का चयन करना है, क्या करना है, असंगत युगम का चयन करना है। परस कोमल, ठीक है। पर्णकुटी प्रसाद विलोम बिल्कुल है। पतन विपतन, पतन ही हो गया, विपतन हो रहा है, गलत है। प्रार्थ स्वार्थ सही है, तो 3 नंबर आ जाएगा इसका राइट आंसर जो यहां पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर की, एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विलोम शब्द दे रखे हैं। असंगत युगम का चयन करना है। नत उन्नत, नत उन्नत बिल्कुल सही है। निर्व्यव अव्यव, निर्व्यव अव्यव गलत। निमन उच्च, निर्मल मलिन सही है, तो 2 नंबर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से रिज्जू का विलोम शब्द नहीं है। इसमें प्यारे साथियों समझाने वाली बात क्या है, रिज्जू का विलोम शब्द बताना है, सीधा याद होना चाहिए कि वक्कर होगा, रिज्जू का क्या होगा, वक्कर होगा, इस प्रकार याद होने चाहिए। रिज्जू का वक्कर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो रटने वाली है सारे, कोई समझाने वाला तो है नहीं। उपसर्ग हमें बताना है कि कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है, ये हमें बताना है। कु चाल, चाल है, चलना, चाल, ठीक है। कु रूप आ गया, कु कर्म आ गया, सल कोई शब्द नहीं होता। कुशल, कुशल अपने आप में एक शब्द ही है कुशल, तो इसमें क्या नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 उपसर्ग रहित शब्द बताना है।
उत्कर्ष, उत्कर्ष में है प्यारे साथियों उत्पत्ति है, उल्लास है। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सहकर्षण में कौन सा है? सम धन कर्षण है, तो कौन सा आ जाएगा? सम उपसर्ग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग बताना है। ओ उपसर्ग का प्रयोग जिस शब्द में हुआ नहीं हुआ, ओ का, ओरत, ओसर, ओघट, ओगुण, ओगुण, घट, सर, रत, गुण नहीं हुआ है। देखिए घट होता है, गुण भी होता है, सर भी होता है, रत, औरत, औरत में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, क्योंकि 53,000 दिख रही है हमको प्यारे साथियों। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं? अक, कारक, पालक, चालक, बालक, तो किस में अक प्रत्यय नहीं है? तो अक प्रत्यय इनमें से नहीं है। देखिए कार, कर, धन नहीं, कार अक, ठीक है, पाल अक, चाल अक, बालक, बालक अपने आप में पूरा है, बालक अपने आप में पूरा है, तो बालक ये आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा जिसमें अक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में लय प्रत्यय है? लय प्रत्यय चप्पल, श्यामल, देखिए श्याम, धन, लय, एमल, ए मल, मल अलग होता है, कीमल, चैपल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जिसमें क्या दे रखा है? हमें लय प्रत्यय दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां पर ये लीजिए, प्रत्यय असंगत बताना है, तो देखिए चोटी धन या चुटिया, चोटी धन या चुटिया, क्या सही है? ये असंगत है या संगत है? ये हमारा दे रखा है जी संगत, ठीक है जी। बच्चा पनपन, बचपन, बिल्कुल सही है। लूट धन एरा, लुटेरा, लूट धन एरा, लुटेरा। टिक्का धन एक, टिकेत, ये भी सही है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि इसमें यहां पर कुछ ना कुछ गलत किया है। लूट धन एरा, तो गलत कौन सा आ जाएगा? असंगत, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लुटेरा। फिर देखिए आल प्रत्यय, ससुराल, ननिहाल, त्रिपाल, ददिहाल, त्रिपाल में क्या है क्या प्यार साथियों? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? त्रिपाल ही आएगा। त्रिपाल में नहीं आल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का अर्थ है मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट हमें बताना है कौन सा होगा? स्क्रिप्ट का होता है लिपि, मनु पांडुलिपि, पांडुलिपि आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए पांडुलिपि। कौन सी लिपि? पांडुलिपि। पृष्ठांकन शब्द का हमें गोतक है, यानी इस शब्द का क्या बताना है? ये वो है परिभाषिक शब्दावली पूछी गई है, पृष्ठांकन का हमें बताना है। किसका बताना है? पृष्ठांकन का हमें बताना है, तो एंडोर्समेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडोर्समेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पेरियोडिकल, पेरियोडिकल क्या होता है? पेरियोडिकल आवधिक, कालावधि, निष्पादन, चिरस्थायी। पेरियोडिकल क्या होता है? पेरियोडिकल होता है हमारा आवधिक। क्या होता है? आवधिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन की बात करें, ट्रांस यानी बदलना, पक्षांतरण, स्थान विनिमय, उल्टना, उपयुक्त सभी, तो ट्रांसपोजिशन का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, बदलना, उल्टना, पक्षांतरण करना, स्थान विनिमय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आती है हमारी इंग्लिश। 138 से 145 हमें क्या करने हैं? इडम्स एंड फ्रेजेस, यानी यहां पर मुहावरे और लोकोक्ति बताने। मूट पॉइंट क्या है? मूट पॉइंट। यहां पर प्यारे साथियों मुझे पहले ही बता देता हूं मैं, मुझे कोई ज्यादा इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी आपको अच्छे से करवा दी, जीके करवा दिया आपको, यहां पर सब कुछ करवा दिया गया, इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है। यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए और उसके आंसर देख लीजिए, ज्यादा मुझे खुद को नहीं आती, यहां पर आपको केवल बता दूंगा मैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए मूट पॉइंट, मूट पॉइंट का क्या होगा? ए डेबिटेबल पॉइंट। क्या होगा? ए डेबिटेबल पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, ऐसे नहीं कि मैं यहां पर आपको हवा हवा में बातें कहूं, ओ इंग्लिश आ गई बड़ी ही शानदार, ये तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। नहीं, ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, साइंस, राजस्थान जीके, ये सभी है, लेकिन ये नहीं है, बस एक को छोड़कर नहीं है। 8, 6 एंड 7 है,
एट ए 6 एंड 7 का हमें बताना है। तो इसका क्या आएगा, समथिंग इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर, तो इसका क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, इसका आ जाएगा टू गेट इनटू ए ट्यूबल, टू गेट इनटू ए ट्यूबल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, किथ एंड किन, किथ एंड किन हमें बताना है, तो क्या आ जाएगा, नेवर रिलेटिव आएगा क्या, बिल्कुल सही है, ये तो नियर रिलेटिव, बिल्कुल सही है, ये तो मुझे ही आ रहा है लगभग थोड़ा सा, तो नियर रिलेटिव, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील द मार्च ऑन, स्टील द मार्च ऑन, स्टील द मार्च ऑन, क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा हमारा द टू स्लीप एट होम एंड गोइंग नथिंग, ये तो नहीं है। टू गेन एन एडवांटेज, ये बिल्कुल सही है, टू गेन एन एडवांटेज, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। मीट वंस वाटरलो, मीट्स वंस वाटरलो, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा टू फेस फाइनल डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, तो इसका क्या आ जाएगा, डेड हॉर्स, फ्लोग झंडा, फ्लैग होता है वो, तो फ्लोग ए डेड हॉर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा टू मेक अनलेस एफर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट ऑफ गैप, गिफ्ट ऑफ गैब आ गया हमारा, तो गिफ्ट ऑफ गैब की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, टू एबिलिटी ऑफ स्पीक परस्योंस वैली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये तो थे आपके सिनोनियम एंटोनियम। अब आता है पैसेज, यहां पर आपको पैसेज दे रखा है और पैसेज के बाद आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन आपको दे रखा है पहला, व्हाट डज वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिटर्निंग टू प्री एंटीबायोटिक डे मीन्स, एंटीबायोटिक्स डे मीन्स, इसका मीन बताना है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिटर्निंग टू प्री एंटीबायोटिक डेज, इसका मीन यानी अर्थ बताना है। तो चलिए इसका अर्थ हम ढूंढते हैं, पैसेज में हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, पैसेज में देखते हैं। तो देखिए यहां पर पैसेज हमें दे रखा है, यहां से पढ़िए, केयरफुली पढ़ना है, यहां पर देखिए शब्द देखिए, केयरफुली पढ़िए, यहां पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन द पास्ट 50 years डॉटर अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ प्रिस्क्रिबिंग एंटीबायोटिक एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रिवल इन्फेक्शन और ट्रीट पेंटिन्स विद ए हैंडफुल ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है जी। दीज डे, यहां से इट इज नॉट अनकॉमन टू सी प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्राइबिंग मल्टीपल्स एंटीबायोटिक विदाउट एनी रियल एडिक्शंस और रिलीवेंस फॉर सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। ये लाइन ही नहीं मिल रही प्यारे साथियों, कितनी इंग्लिश पढ़ दी हमने, ये रही, ये मिल गई हमें, लाइन मिल गई प्यारे साथियों। वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डे, इसका अर्थ ही हमें बताना था। वी कैन नॉट, हम चाहते हैं, थिंक ऑफ ए रिटर्न, वापिस प्री एंटीबायोटिक डे, ये कह रहा है, और इसका हमें रिटर्निंग ऑफ प्री, इसका अर्थ बताना है। तो देखिए, एंटीबायोटिक वीक अनसेंसरी, वी मस्ट गो बैक टू प्री एंटीबायोटिक डे, नहीं ये तो नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। और वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स, स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक, ये लग रहा है ऑप्शन नंबर सी आएगा राइट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैसेज टेल अस दैट, टेल्स अस दैट, तो इसमें क्या आएगा जी, इसमें 147 में क्या आएगा, देख के बता देता हूं प्यारे साथियों, पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे तो देख के बताऊं, तो मैं इसका आंसर आ जाएगा हमारा, द एंटीबॉडी आर अनसेंसरली यूज इन मैनी केसेज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसी प्रकार हमें कहा गया कि ओवर वर्कड मेरियकल्स, इसका
कॉल्ड यानी पुकारा गया है, हैव बीन कॉल्ड है ये पुकारा, वाई क्यों पुकारा गया है ये हमें बताना है। क्यों पुकारा गया है, क्योंकि ये तो हम देख सकते हैं, उसमें जाकर पैसेज में जाकर देख सकते हैं। बिकॉज दे आर ओवर यूज्ड, बिकॉज दे आर ओवर यूज, ये तो हमें मिल सकता है, यहां पर देखें तो मिल सकता है, ये तो मुझे लग रहा है इस प्रकार है। क्या यहां पर देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। अनब्रीडेबल यूज ऑफ द एजेंट्स इन, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं लिख रहा है मुझे तो। ठीक है जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज अनकॉमन एंटीबायोटिक अनयूज नहीं मिला जी। देख लेना प्यार साथियों, आप जिसकी इंग्लिश तेज है ना वो देख लेना। सिनोनियम बताना है ट्रिवियल का, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सिनोनियम एक्सेस का बताना है। ये हम बता सकते हैं प्यार साथियों, इसका सिनोनियम क्या होगा हमारा, रिच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हुए हमारे 150 के 150 क्वेश्चन। अब बचते हमारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों वो अगर हम करने लग गए ना तो यहां पर 2-2.5 घंटा की क्लास हो जाएगी, और वो आप निकाल सकते हो। रीजनिंग और मैथ आप खुद निकालिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यार साथियों वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां आप टेस्ट दे सकते हैं मैथ रीजनिंग वाला। जिस प्रकार ये हुई है, ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर हुई हानि। 2700 रुपए की कोई वस्तु बेची है, हानि होती है, 3600 रुपए में बेचने पे हुए लाभ की दोगुनी है, यानी 3600 रुपए में बेचा है ना उसका दोगुना है, यानी ये x है तो ये 2x होगी, बीच में कोई संख्या होगी, यानी 3x का मान हमें कितना दे रखा है, अंतर देख लीजिए कितना हो गया, 300 तो ये हो गए, 600 ये हो गए, कितने हो गए 600 और 300 900, यानी 3x का मान 900 दे रखा है, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो 300 इसमें से घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3300 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार हम कर सकते हैं, फटाफट भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मैथ रीजनिंग हार्ड नहीं होती। एक बार समझ में किसी को आ गया, देखिए 2700 है, हानि हुई है, कोई मान लीजिए यहां पर है, इसकी हानि हो गई, ये मान लीजिए यहां पर y मानिए, x नहीं क्योंकि x हम मानेंगे, यहां पर y है, ये कोई क्रय मूल्य है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो हानि में बेचा है, ठीक है, कितनी हानि में बेचा हमें नहीं पता, लेकिन 2700 में बेचा है पर हानि में बेचा है। लेकिन उसे अगर वो 3600 में बेचता ना, इसी वस्तु को 3600 में बेचता, जितना अब उसे लाभ हुआ है, मान लीजिए x लाभ हुआ है, तो हानि कितनी, लाभ से दोगुनी है, हानि कितनी है, लाभ से दोगुनी है, यानी 2x है हानि। अगर लाभ x का हुआ है तो हानि 2x की है, यानी इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 3x हमें पता चल रहा है, और 3x का मान हमें 900 है, तो x का मान 300 आ जाएगा, 300 इसमें से घटाएंगे तो वो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार ये हमें दे रखा है कि एक ए ने रेडियो खरीदा, उसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है जी। अब ए ने बी को ये रेडियो 20% लाभ पे बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि में बेच दिया, सी ने 10% लाभ पे डी को 1188 में बेच दिया। तो ए ने रेडियो कितने में खरीदा था ये हमें बताना है, कर लेंगे प्यार साथियों, कोई मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार ये है लाभ हानि के क्वेश्चन दे रखे हैं, कर लीजिएगा, आप अपने आप कर लीजिएगा। यहां पर लाभ हानि प्रतिशत और रीजनिंग की बात करें तो यहां पर रीजनिंग भी दे रखी होगी, ये देखिए रीजनिंग हमें दे रखी है, ठीक है, रीजनिंग कर लेना इस प्रकार। ये देखिए इसमें बाढ़, हरिकेन चक्रवात, भूकंप चक्रवात है, विस्फोट, विस्फोट क्या है, विस्फोट अलग हो गया, मानव द्वारा करवाए जाते हैं विस्फोट, तो ये अलग हो जाएगा। हरिकेन चक्रवात है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, यानी असंगत का चुनना था चुन लीजिएगा। इसी प्रकार बेमेल को चुने क्या बेमेल को, देखते हैं क्या इस प्रकार लग रहा है इसमें लॉजिक, देखते हैं। जी 7 पे आता है, मेरा 13, ए 1 पे आता है, अन 14 पे आता है, ओ ऑफिस जाऊंगा 15 को 15 पे आता है, यानी यहां पर हो गया 7 13 1 14 15, यहां पर जी 10 आ गया, 19 आ गया, 1 आ गया, एक बार रुकिए, 2 और 2 4 1 5, 2 और 2 4 2 6 1 7, 2 और 2 4 5 6, 2 और 2 4 2 6, ठीक है जी। ये इस प्रकार है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, वोवल वाला भी नहीं लगेगा, और कौन सा लग सकता है,
और कौन सा लॉजिक लगेगा, एक बार सभी को करके देखिए। यहां पर अम 13 पे आता है, ठीक है, अन 14 पे आता है, ई 5 पे आता है, ए अन कितने पे आता है, 14 पे आता है, अन 14 पे, ए 1 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, बी नहीं, ए 1 पे, जी 7 पे आता है, ई 5 पे आता है, ओ 15 पे आता है, और अन 14 पे आता है, एक 1 पे आता है, और आर 18 पे आता है। इस प्रकार हो गए ना। तो अब देख लीजिए कोई लॉजिक लग रहा है, इनका योग करके देखिए। हाँ, योग करके देखेंगे ना तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। और देखिए यहां पर अलग बताना है, विषम युग्म का चयन करना है तो कर दीजिए यहां पर विषम युग्म का चयन। इसी प्रकार और हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। इसी प्रकार क्लास पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और यहां पहली बार आए हो ना चैनल पर तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों, और सब्सक्राइब करके जो पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क मिल सके। जो थ्योरी आती है ना, जो आप महीने 2 महीने 3 महीने में कोर्स करते हो, वो 10-15 दिन में कोर्स आपको अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। जी हाँ, राजस्थान पॉलिटी 2 क्लासों में राज्यपाल कंप्लीट करवाया मैंने आपको, और आप जाकर देखिए कितने शानदार तरीके से राज्यपाल करवा रखा है। कल ही क्लास हुई हमारी, और कल हम बात करें, आज टेस्ट हो गया तो कल हमारा टेस्ट नहीं होगा। कल क्या होगी, हमारी पॉलिटी क्लास होगी, मुख्यमंत्री करेंगे हम, और परसों फिर टेस्ट करने वाले हैं, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं। और जैसे ही राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट है, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट। जैसे इंडियन पॉलिटी कंप्लीट, कोई इंडियन जियोग्राफी कर लेंगे या इंडियन हिस्ट्री कर लेंगे। नोट्स के माध्यम से कर रहे हैं, न केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितना मजा आ रहा है प्यारे साथियों करने में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।